नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स। मॉडल्स का हम एक लेक्चर ले चुके हैं और कुछ रिमेनिंग मॉडल्स आप उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर मैं एक वादा कर चुका हूँ कि आपको इंग्लिश को रटाना नहीं है, आपको केवल इंग्लिश को सिखाना है, समझाना, और मैं आपको सिखा कर ही दम लूँगा। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्री प्लस मेंस जितने भी कंसेप्ट आज तक पूछे गए एसएससी ने, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, वो सारे कंसेप्ट इसमें कवर किए गए हैं और आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे लिए नया है। तो हमारे साथ बने रहिए। बस आप पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, पिछली वीडियोस में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर कुछ रिमेनिंग मॉडल्स को आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने दो मॉडल्स लिखे हुए हैं, एक तो कैन और एक मे। देखिए, कैन और मे दोनों ही परमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। कैन और मे को हम हमें दोनों को ही परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम केवल कैन का ही यूज कर पाएंगे या फिर केवल मे का ही यूज कर सकेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा। आपको कुछ भी ना कोई स्ट्रक्चर रटाना है, ना आपको कोई रूल और रेगुलेशन रटाना है। बस आप क्या है, मैं आपके माइंड में एक ऐसा व्यू क्रिएट कर दूंगा कि आपको कभी वहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर दो मॉडल्स लिखे हुए हैं आपके सामने। कौन से? एक कैन, इसका मतलब होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? एबिलिटी, किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, और मे पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि दोनों ही मॉडल्स को हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जहां भी परमिशन की बात होगी वहां पर कैन या मे में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर या तो आप केवल कैन का यूज कर पाएंगे या फिर केवल मे का यूज कर सकेंगे। तो मैं उनको कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं, उनको एकदम से आपको क्लियर विजन क्रिएट कर दूंगा आपके माइंड में, कुछ एग्जांपल्स ऐसे दूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पर, ही कैन या मे पास दिस ईयर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या कैन और मे, मैंने बताया था कैन और मे दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं? एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए। कैन को हम यूज करेंगे किसको प्रेजेंट करने के लिए? जहां हमारी एबिलिटी होगी। और मे को यूज कहां करेंगे हम? जहां हमारी पॉसिबिलिटी होगी, जहां संभावना होगी। देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, ही कैन पास दिस ईयर और ही मे पास दिस ईयर। इसमें देखिए, एबिलिटी तो एक तरीके से हो जाएगी, उसने प्रिपरेशन की होगी एग्जाम के लिए, अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसके क्या है मतलब, वो उसके अंदर एबिलिटी है, वो एग्जाम को पास कर सकता है। एक तरीके इस सेंस से तो क्या हमारा ये एबिलिटी हो गई, और यहाँ पर क्या है, कैन का यूज एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरे सेंस में देखिए, पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। अगर वो एग्जाम में बैठ रहा है, दो ही केस होते हैं एग्जाम में। अगर हम कोई एग्जाम टेक कर रहा है तो उसमें दो ही केसेस होंगे, या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी उसकी पास होने की भी है। अगर वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है तो क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी है पास होने की। तो इस सेंटेंस में दोनों ही केस बन जाएंगे, एबिलिटी का भी और पॉसिबिलिटी का भी। तो ये इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं भी लिखा मिले तो वो एकदम करेक्ट यूज होगा। यहाँ वहां पर हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैंने लिखा है, इफ यू आस्क्ड हिम ही मे हेल्प यू। दोस्तों, यहां पर क्या है, आपने किसी से मदद मांगी है तो वो आपकी मदद कर सकता है, ऐसी संभावना है। वो ऑब्लाइज्ड नहीं है, वो बाध्य नहीं है आपकी मदद करने के लिए, और हो सकता है वो। अब इसमें एबिलिटी वाली तो बात कहीं कह नहीं सकते, हमें क्या पता वो हमारी मदद करने लायक है कि नहीं, हमें तो उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता ना। लेकिन पॉसिबिलिटी है वो मदद कर सकता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। मे हमेशा कहाँ यूज होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही कैन मे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखिए दोस्तों, मैं किसी के बारे में कह रहा हूं कि वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता है। मैं कैसे कह सकता हूं किसी के बारे में कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है या किसी काम को कर सकता है?
भाई मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा ना, उसकी ऐसी एबिलिटी के बारे में पता होगा ना, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ उसके बारे में। इसका मतलब वो इंग्लिश स्पीकिंग जानता है। अब बात आती है वो इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली कर पाएगा या फिर रुक रुक कर पाएगा, है ना, फ्लुएंटली या नॉन फ्लुएंटली। तो इंग्लिश स्पीकिंग तो आती है, इस सेंटेंस से यहाँ क्लियर होता है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग तो आती है, यानी वो एबल है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। लेकिन बात आती है फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएगा या नॉन फ्लुएंटली बोल पाएगा। तब हमारा क्या है यहाँ पर सेंटेंस कैन का यूज जो है एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ये किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है, किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है। अब देखिए यहीं पर क्या है, एसएससी यहीं पर कर देगा आपको, क्या है यहाँ पर कैन की जगह क्या कर देगा, मे कर देगा, मे की जगह क्या कर देगा, कैन करके दे देगा, और आप वहीं पर फंस जाएंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं रटाया कोई सा अभी तक। स्ट्रक्चर आप रटेंगे कब तक? देखिए फोर्थ सेंटेंस में वही सीन है, मैंने यहाँ पर दोनों ही मॉडल्स डाले हुए कैन और मे। सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ही कैन मे बी अ बास्केट बॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। म्यूल एक खच्चर या उसी प्रजाति का एक जानवर होता है जो क्या है, वो लंबा होता है। अब देखिए अब ऐसा नहीं है कि केवल लंबा होने से बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है, वो उसकी एबिलिटी तो नहीं हो सकती दोस्तों। वो लंबा है तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अगर प्रयास करे खेलने का तो शायद खेल सकता है बास्केटबॉल को। तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है, और मैंने बताया था पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा किसका यूज होगा, मे का। यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर कैन का यूज जो है एकदम रॉन्ग यूज है। यहाँ से हम कैन को रिमूव कर देंगे, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। यहाँ पर आपको रटना रटाना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है चीजों को, अपने माइंड में क्लियर विजन क्रिएट करना है आपको, और एग्जाम में इस तरह की कोई हमें रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पर अब तक देखिए मैं अब तक शायद तीन क्लासेस ले चुका हूँ, वहां पर कहीं भी मैंने आपको एक भी स्ट्रक्चर रटाने की कोशिश नहीं की है, एक भी स्ट्रक्चर को आपके सामने नहीं रखा है, और ना ही कोई रूल रेगुलेशन को। बस एग्जाम्पल्स के हेल्प से मैंने उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आपके माइंड में क्लियर विजन बन सके। देखिए फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, बुक्स कैन मे बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की तो कोई भी बात भी नहीं है। पॉसिबिलिटी कब कहते हैं हम, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। यहाँ तो देखिए पता है हमें कि बुक्स को हम दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो फिक्शन एक नॉन फिक्शन, यानी एक उपन्यास और एक जो उपन्यास नहीं होते हैं। कैटेगरी दो ही होती है बुक्स की, उन्हीं में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं आती। तब क्या करेंगे, यहाँ पर एबिलिटी है, मतलब बुक्स की एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी है, बुक्स को हम कैटेगराइज दो ही कैटेगरी में कर सकते हैं। तब यहाँ पर मे का यूज रॉन्ग हो जाएगा। मे कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, और यहाँ पॉसिबिलिटी तो कोई है नहीं, यहाँ तो एकदम फिक्स है, एबिलिटी है, उनको दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से मे को रिमूव कर देंगे, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा बुक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, इट मे कैन बी ट्रू, इट मे या कैन बी ट्रू। अब दोस्तों देखिए, कोई चीज या किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, वो सत्य होगी या असत्य होगी, उसके बारे में हमें कोई ऑथेंटिसिटी तो प्राप्त नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल रहा है, केवल हमें अंदेशा है, एक पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है वहां पर, तो बात सत्य हो सकती है। तब क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी को डिनोट करने के लिए, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा। यहाँ पर कोई एबिलिटी की तो कोई शो ही नहीं हो रहा है ना, एबिलिटी वाली कोई हमारा सेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हमारा मे का यूज यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेवन सेंटेंस में देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही मे गेट लेट टूडे कांट ही, यहाँ क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही मे गेट लेट टूडे, यहाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी कैसी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। क्यों कि वो लेट हो सकता है, तो ये नेगेटिविटी आ रही है ना सेंटेंस में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो लेट हो सकता है। इसमें एबिलिटी कोई वाली बात नहीं है, उसकी एबिलिटी या किसी की कैपेसिटी के बारे में नहीं बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मे का यूज यहाँ पर एकदम करेक्ट यूज है। मैंने अभी बताया था जब हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे थे तो बताया था कि कैन और मे का यूज हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, परमिशन के लिए हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कुछ परमिशंस में हम क्या है कैन और मे को स्पेसिफाइड करेंगे कि कौन सी परमिशंस हैं जिसमें या तो हम केवल कैन का यूज कर पाएंगे या फिर केवल मे का यूज कर सकेंगे। तो ऐसे 8th सेंटेंस में देखिए, इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है यू मे कैन गो नाउ। इसमें दोनों ही मॉडल्स यूज किए गए, मे या कैन। अब देखिए इसमें परमिशन की बात हो रही है, परमिशन दी जा रही है किसी को कि तुम जा सकते हो। तो परमिशन के लिए मैंने बोला था कि दोनों ही मॉडल्स में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो एकदम करेक्ट होगा। बट कुछ स्पेसिफाइड केसेस में हम क्या करेंगे, केवल या तो कैन का यूज कर सकेंगे या फिर केवल मे का यूज कर सकेंगे। समझते हैं हम एग्जांपल्स की हेल्प से वो कौन सी केसेस होंगे। जैसे 9th सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें लिखा गया है इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट यू कैन मे गो टू द हाई कोर्ट। इसका मतलब है अगर आप सेशन कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तब हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी रखी है हमें, जुडिशरी में ऐसा प्रावधान है कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये परमिशन कैसी होगी, ऑलरेडी ग्रांटेड है। यहाँ पर परमिशन हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड हैं उनके लिए हम यूज करेंगे क्या, कैन। यहाँ पर कैन का यूज होगा, हम मे का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, मे को हम रिमूव कर देंगे और केवल कैन का यूज होगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब एसएससी क्या करेगा यहाँ पर आपसे, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या है, मे का यूज करके देगा, मे माइट का यूज करके दे देगा और आप इसको डिटेक्टिफाई करने में बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो मैंने एक बात आपसे बार बार बोल रहा हूं, आपको रटाना कुछ भी नहीं है, आपको केवल समझाना है, आपके माइंड में एक क्लियर विजन क्रिएट कर देना है कि आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मेरा वादा है आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरी इंग्लिश आपको प्री प्लस मेंस सीजीएल पर्पज से पूरी इंग्लिश कवर कराऊंगा और इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, आपको कहीं भी किसी भी रूल को मैं रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब इस जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको डाल भी दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था तो कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जो हमें ऑलरेडी ग्रांटेड है, हमें उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तब उस केस में हम क्या कैन का यूज करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर सच परमिशंस एज आर ऑलरेडी ग्रांटेड यूज कैन नॉट मे। उस केस में हम क्या करेंगे, केवल कैन का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों ही की बात कर रहा हूं मैं। अब कुछ पॉसिबिलिटी आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी या कुछ एबिलिटी कुछ ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो फ्यूचर की होंगी। तो इसमें नो डाउट अगर फ्यूचर है, परफेक्ट है या कोई सा टेंस है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देंगे, लेकिन हमारा कैन और मे उसमें बना रहेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है वी कैन डू इट टुमारो। देखिए हम इस काम को कर तो सकेंगे, हम क्यों कह पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी कोई बनती नहीं है। हमारी एबिलिटी है उस काम को करने की, चाहे वो कोई सा काम हो, चाहे पढ़ा टीचिंग का काम हो या रनिंग का काम हो या कुछ और हार्ड वर्क हो, उसको हम कर सकते हैं। हम कह रहे हैं हम कैन डू इट टुमारो, तो ये क्या हमारी एबिलिटी है। ये भी एबिलिटी कौन सी है, फ्यूचर की, टुमारो जो लगा हुआ है यानी एबिलिटी हम फ्यूचर की है। हो सकता है कुछ ऐसा स्पेसिफाइड वर्क है जिसके लिए हमारे पास सफिशिएंट अभी क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हो सकता है हम उस डेवलपमेंट के दौर में चल रहे हैं या कुछ अपने प्रोजेक्ट पर ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो हमें इसके लिए एबल बनाएगा कि हम उस काम को कल कर सकेंगे। तो क्या ये एबिलिटी ऑफ फ्यूचर हो जाएगी। तब हम इस केस में क्या करेंगे, कैन की जगह क्या करेंगे, हम शैल बी एबल टू। इसको हम क्या करेंगे, शैल बी एबल टू, हम भी इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे।
वी शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, ये है। तो समझ में आ गया। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शैल बी एबल। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जब एबल वर्ड का यूज कर ही दिया गया तो यहाँ पर कैन का यूज कहाँ होना है फिर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर कैन का यूज तो होना ही नहीं है। फिर यहाँ पर जब हमने एबल ही यूज कर दिया, एबिलिटी को शो कर दिया, तो फिर हम यहाँ पर कैन या मे का यूज का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को मैं समझाने के लिए सेंटेंस को आपके सामने लेकर आया हूं। सेकंड सेंटेंस, वी शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, यही सेंटेंस आपका रिपीट है, करेक्ट फॉर्म में डाल दिया गया आपके सामने और उसको इनकरेक्ट फॉर्म में डाला गया था। तो मैंने आपको दोनों को डिस्कस कर दिया और जितना मैंने अब तक 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं अभी, मैंने उसको एक पॉइंट में डाल भी दिया है। टू रेफर टू द एबिलिटी इन फ्यूचर यू शैल बी एबल टू, नॉट कैन। उसमें एक वर्ड ऑलरेडी मेंशन हो गया, एबल। एबल मतलब उसकी कैपेसिटी एबिलिटी है, तो उसमें कैन की कोई आवश्यकता नहीं होती यूज करने की। अब देखिए दोस्तों, टेंस के अकॉर्डिंग इसका मे और कैन का भी हम चेंज कर देंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज वरीड ही मे लॉस्ट समथिंग देयर। दोस्तों हुआ क्या है, ही इज वरीड है मतलब हमारे सामने रिजल्ट है किसी एक्शन का, कोई भी घटना घटी है या कोई एक्शन हुआ, उसका रिजल्ट है कि वरीड है, वो चिंतित है। वो चिंतित क्यों है, क्यों, संभावना है कि उसका कुछ हो गया है, यानी एक्शन तो हो चुका है, यानी ये परफेक्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या परफेक्ट में जाना चाहिए। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मे हैव लॉस्ट, मे हैव लॉस्ट। ये मैं यहाँ पर मॉडल्स की बात नहीं है, लेकिन ये तो टेंस की बात है। अभी मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको, उसमें पूरा डिटेल करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे कोई चीज छूटी हुई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, आउट ऑफ लेक्चर नहीं जाएगा। जितना मैं आपको कवर कराऊंगा उतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, दे हैव नॉट अराइव्ड इट। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे सामने है, क्या वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो अभी तक नहीं आ पाए। तो क्या यहाँ पर जब रिजल्ट है तो कोई एक्शन, रिजल्ट कब आता है हमारे सामने, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। अब एक्शन कंप्लीट हो गया तो किस टेंस में होना चाहिए, वो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि मे हैव फॉरगॉटन, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, हैव फॉरगॉटन। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, ठीक है। हो सकता है वो रास्ता भूल गए होंगे इसलिए वो अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया पॉइंट को, यहाँ पर आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं छोड़ता हूं मैं। जैसे टू रेफर पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर मे हैव V3 यूज कर देंगे। ये मैं स्ट्रक्चर रटाने में आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं आपको बस माइंड में एक क्लियर विजन क्रिएट करने में विश्वास रखता हूँ कि आपको रटने की जरूरत पड़े ही नहीं। आप केवल रटेंगे तो केवल वोकैब रटेंगे, वोकैब को भी आप एक बार समझेंगे, एक बार याद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और जहां आप वोकैब को समझ जाएंगे, सेंटेंस का सेंस समझ जाएंगे, और वहां पर ग्रामेटिकली तो अपने आप ग्रामर अपने आप आने लगेगी आपसे। आप सेंटेंस का सेंस समझने लगेंगे, ग्रामर आपसे अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेगी। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन करेक्ट गलत नहीं करके आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे विल और सेल का यूज कहाँ होता है। दोस्तों देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है विल और सेल। आपने टेंस में पढ़ा होगा विल सेल का यूज तो फ्यूचर में होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विल और सेल का यूज फ्यूचर में होता है, लेकिन इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, स्पेसिफाइड कैसे करेंगे, कहाँ होगा विल का यूज और कहाँ होगा सेल का यूज। देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स है। विल का यूज हम करेंगे इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी, दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं, इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। जहाँ प्रोबेबिलिटी हमें शो करनी हो और इंटेंशन शो करना हो, वहां पर ही हम विल या सेल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन विल का यूज हम करेंगे केवल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जहां पर डूअर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो एक्शन हो रहा है उसके लिए डूअर रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
वो होता है इनफॉर्मल, वहां हम करेंगे किसका, विल का यूज। और जहां हम क्या, फॉर्मल, जहां डूअर रिस्पॉन्सिबल है एक्शन करने के लिए, जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा होगा उसके लिए अगर डूअर रिस्पॉन्सिबल है तो हम करेंगे सेल का यूज। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल को मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, कैसे, एग्जांपल्स की हेल्प से। मेरा तरीका वही है आपको टीचिंग का, कि आपके माइंड में एक क्लियर विजन क्रिएट करना है मेरा। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शैल लीव आफ्टर 6 PM। मतलब ये हमारा इंटेंशन है, ऐसा मतलब हमारा इरादा है कि हम आज क्या करेंगे, 6 बजे निकलेंगे, ठीक है, 6 बजे निकलेंगे। तो हमारा इंटेंशन है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या है, इंटेंशन है, तो हम इंटेंशन के लिए क्या, इंटेंशन हो या प्रोबेबिलिटी हो, दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, विल और शैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम विल और शैल का यूज कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वहां पर ये एक्शन जो हम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जहां डूअर रेस्पॉन्सिबल हो एक्शन के लिए, तो मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं, हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, लीव यानी एक्शन जो छोड़ जा रहे हैं हम कहीं, उसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। तो किस तरह का हमारा इंटेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मल इंटेंशन, यानी यहाँ पर डूअर रेस्पॉन्सिबल है। तो डूअर रेस्पॉन्सिबल है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेल का यूज एकदम करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे विल गेट लेट टुडे। ये ऐसी संभावना है दोस्तों। तो यहाँ पर संभावना तो है, इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हम विल और शैल का यूज करेंगे, लेकिन वहां भी फॉर्मल और इनफॉर्मल देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दे विल गेट लेट टुडे। हम खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जो एक्शन हो रहा है गेट लेट, ये हम खुद रेस्पॉन्सिबल, हम ये डूअर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम कह रहे हैं किसी के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हम खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं है, डूअर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफॉर्मल एक्शन हो जाएगा। जब इनफॉर्मल हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल हो जाएगा तो किसका यूज होगा, यहाँ पर विल का यूज होगा, और विल का यूज किया भी गया तो हमारा एक सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए, ही विल हेल्प यू। दोस्तों देखिए, ये थर्ड पार्टी के बारे में बात की जा रही है कि वो आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऑब्लाइज्ड तो है नहीं, यानी वो बाध्य तो है नहीं आपकी मदद करने के लिए। वो क्या है, ऐसी संभावना है कि वो है आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब ये किस तरह का हो जाएगा, फिर इनफॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। जब इनफॉर्मल हो जाएगा यानी यहाँ पर डूअर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, डूअर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पर भी हम किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल का यूज करेंगे, किसका, विल का यूज करेंगे। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम फॉर्मल इनफॉर्मल। आई शैल हेल्प यू, देखिए मैं हेल्प करने के लिए, यहाँ पर देखिए एक्शन क्या है, हेल्प, और रेस्पॉन्सिबल कौन है, आई, मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ, यानी डूअर रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों। जब डूअर रेस्पॉन्सिबल है तुम्हारा क्या हो जाता है, फॉर्मल। आप ऐसे याद रखिए, अगर डूअर रेस्पॉन्सिबल है कहीं पर तो सेल का यूज कर देना है, तो किसका, सेल का यूज कर देना है, और हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। अगर मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ तो सेल का यूज करूंगा, और मैं खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो विल का यूज करूंगा। किस केस में, इंटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेल का यूज एकदम करेक्ट है। अब देखिए, इन सारी चीजों का निचोड़ मैंने जब अब तक पढ़ाया था आपको, ये विल सेल, इसमें क्या देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, डील करते हैं, जजमेंट्स, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, तो इनमें क्या करेंगे, हम खुद ऑब्लिगेटरी होते हैं, हम क्या है, खुद ऑब्लिगेटरी होते हैं, क्योंकि हम तो खुद डूअर रेस्पॉन्सिबल हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, हम रेस्पॉन्सिबल है। जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, किसी का जजमेंट है, उसको हम फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, हम खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर रेस्पॉन्सिबल करेंगे, अगर हम फॉलो करेंगे तो हम प्रॉफिट में हैं, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर दूसरे लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो क्या है, इन सारे केसेस में क्या है, डूअर जो एग्रीमेंट, जजमेंट, बॉन्ड एग्रीमेंट जो भी करता है वो डूअर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी ये किस तरीके होते हैं, फिर फॉर्मल होते हैं।
फॉर्मल होते हैं हमेशा क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम सेल का यूज करेंगे दोस्तों, इसका यूज करेंगे सेल का। ठीक है दोस्तों, सेल का यूज करेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना काफी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मॉडल्स के साथ। जो रिमेनिंग मॉडल्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।